नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागुर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर और उम्मीद करता हूं आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो मैंने अब तक की क्लासेज में आप लोगों के साथ साझा की वो ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। और अब जो आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से बनते हैं तो वो आज जिस टॉपिक को लेकर अपन डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक से बनते हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर अपन पढ़ेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, एक इतना वाइड टॉपिक है जिस पर अपन जितना डिस्कशन करें उतना कम है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उस टॉपिक से महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे और अब तक के एग्जाम से किस प्रकार के क्वेश्चन उस टॉपिक से रेलेवेंट पूछे गए उन तमाम सारी बातों को लेकर अपन बेहद डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज अपन बात करेंगे पिछली जो क्लासेज रही उन क्लासेज में अपन ने मौलिक अधिकारों को लेकर चर्चा की, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर चर्चा की, मौलिक कर्तव्य अपन ने पढ़े। कहने का मतलब है भाग 4 तक अपन पढ़ चुके थे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और फिर भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य तक अपन पढ़ चुके थे। आज दोस्तों बात करेंगे भाग 5 की और भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, यूनियन का उल्लेख किया गया है और उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन कार्यपालिका। कार्यपालिका की मैं बात करूं उससे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन में आप लोगों के साथ करना चाहूंगा दोस्तों। कोई भी जो सरकार होती है उस सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं दोस्तों। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग? पहला व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, कार्यपालिका। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अंग होता है सरकार का, जिसे अपन कहते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी, न्यायपालिका। दोस्तों सरकार के 3 अंग और तीनों ही अंगों के अलग अलग कार्य। पहला व्यवस्थापिका, जिसका मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना या कानून बनाना। कानून निर्माण, कानून निर्माण। दूसरा जो अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानूनों को लागू करना या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून लागू करना। लागू करना। और न्यायपालिका का दोस्तों मुख्य कार्य है कानूनों का संरक्षण करना। अगर कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है तो उसे दंडित करना, कानूनों की संरक्षण करना, कानूनों की सुरक्षा करना। ये दोस्तों सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग और तीनों के अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य। अब व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपन बात करें तो भारत में जो कानून बनाने का जो जिम्मा है केंद्र का वो है दोस्तों संसद का। संसद कह दीजिए, विधायिका कह दीजिए, व्यवस्थापिका कह दीजिए, एक ही बात है। आगे अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यही संसद 3 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर बनती है, जिसे अपन प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ये पार्लियामेंट का अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा कानून लागू करना, जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी।
महान्यायवादी। और दोस्तों, न्यायपालिका की अगर अपन बात करें तो देश की सबसे बड़ी जो संस्था है, न्यायिक संस्था, उसे अपन सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों की रक्षा करना। व्यवस्थापिका की अगर अपन बात करें तो उस संस्था को अपन संसद के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये लोग शामिल होते हैं। अगर जुडिशरी की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आज दोस्तों जो अपन चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश का जो पहला नागरिक है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्र प्रमुख है, उसके संदर्भ में। वहीं उसके बाद चर्चा करेंगे अपन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे अपन प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के बारे में, और फिर बात करेंगे उसी टॉपिक में अपन महान्यायवादी को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यपालिका। दोस्तों, भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब आप कहेंगे सर, दो प्रकार की कार्यपालिका से क्या मतलब है? दोस्तों, दो प्रकार की कार्यपालिका की अगर अपन बात करें तो पहला है नाम मात्र, नाम मात्र कह दीजिए, औपचारिक कह दीजिए, या संवैधानिक कह दीजिए। क्लियर? नाम मात्र या औपचारिक या संवैधानिक कार्यपालिका। और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों, नाममात्र कार्यपालिका के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो चूंकि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, और ब्रिटेन में भी दो प्रकार की कार्यपालिका है। अब आप कहेंगे सर, ब्रिटेन में दो प्रकार की कार्यपालिका कौन सी है? तो ब्रिटेन में भी यही नाममात्र और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका है। अगर नाममात्र कार्यपालिका के संदर्भ में अपन बात करें तो ब्रिटेन का जो सम्राट और या फिर वहाँ की जो महारानी है वो नाम मात्र या फिर संवैधानिक कार्यपालिका है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाम मात्र की कार्यपालिका है। दोस्तों, क्लियर? वास्तविक कार्यपालिका के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ब्रिटेन में वहाँ का प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये वास्तविक कार्यपालिका है। और उसी प्रकार से अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत के भी प्रधानमंत्री व जो मंत्री परिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। दोस्तों, क्लियर? तो आज चर्चा करने वाले हैं अपन कार्यपालिका को लेकर, और कार्यपालिका में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपन राष्ट्रपति को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर। क्लियर? चलिए, ये हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते। तमाम तरह के फैक्ट जो आगे अपन जब डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक प्रेसिडेंट को लेकर, तो वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा दोस्तों। और ये राष्ट्रपति का निवास, राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति का निवास, प्रेसिडेंट रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन। अब दोस्तों एक एक आर्टिकल को लेकर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि
अनुच्छेद 52 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है, 54 में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, 55 क्या कहता है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, अनुच्छेद 72 क्या कहता है, देश के राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, कितनी प्रकार की शक्तियां हैं, उन कितनी प्रकार की शक्तियों में उसमें कितने पार्ट्स हैं, और फिर एक एक प्रेसिडेंट को लेकर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए आप लोग। चलिए दोस्तों, पहला अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन पूर्ण रूप से भारत आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ, और उसी 26 जनवरी के दिन को हम प्रति वर्ष आज भी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब तक भारत ब्रिटेन का अधिराज्य रहा, डोमिनियन स्टेट रहा। अधिराज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र हो, लेकिन अपने बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश के अधीन हो, दबाव में हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, क्लियर। और फिर 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। तो अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को, सबसे छोटा अनुच्छेद, सबसे छोटा आर्टिकल है भारत का राष्ट्रपति, केवल इतनी बात कही गई है उसमें, क्लियर। अगला अनुच्छेद दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 53, और 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्तियां। संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो देश के राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। दोस्तों यहीं पर अपन पढ़ते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां होती तो राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन जब अपन अनुच्छेद 74 का अध्ययन करते हैं, जब आर्टिकल 74 अपन पढ़ते हैं, तो स्पष्ट रूप से वहां पर उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद होगा दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं, इनडायरेक्टली वे में अपन कह सकते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद होते हैं, तथा नाम मात्र की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान के द्वारा शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक रूप से दोस्तों प्रयोग करता है देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, नहीं कि राष्ट्रपति। क्लियर? आर्टिकल 74 लगे हाथ में, साथ में बता देता हूं आपको, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बने हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये बातें हैं दोस्तों। अगला अनुच्छेद क्या कहता है, चलिए अगला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो
देश के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, या फिर अपन बात करें राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। इन सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, न कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों क्लियर? तो अब इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? दोस्तों यहां से बहुत बार अच्छे क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं, और अगर उन क्वेश्चन को अपने को सही करना है तो इस आर्टिकल 54 को अपने को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। केवल 3 पॉइंट्स राष्ट्रीय निर्वाचन को लेकर आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? पहला, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पॉइंट नंबर 1, लोकसभा भी ध्यान में रखना है, राज्यसभा भी ध्यान में रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है निर्वाचित सदस्य को। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी निर्वाचित, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो प्रोविजन थे ये थे मूल संविधान के अनुसार, मूल संविधान के अनुसार। अगर मूल संविधान के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते थे, तो आपका जवाब होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, तो उस संदर्भ में याद रखना है आपको 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे आजकल पुडुचेरी के नाम से अपन जानते हैं, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। क्लियर? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। दोस्तों यह है अनुच्छेद 54। अगली बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। पिछला जो आर्टिकल था आर्टिकल 54, उसमें अपन ने चर्चा की कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, जबकि अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, रीति क्या है, किस प्रकार से चुनाव किया जाता है। तो इस संदर्भ में अगर अपन बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। दोस्तों
3 बातें आपको याद रखनी है: आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय और गुप्त मतदान प्रणाली। इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। कौन से देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है कि देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव करेंगे जो लोग, वो अलग अलग विधानसभाओं का, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात, एकल हस्तांतरणीय। दोस्तों सामान्य जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के हो सकते हैं, आपके विधानसभा के हो सकते हैं, उसमें प्रोविजन ये है कि सबसे ज्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिलते हैं उस व्यक्ति को अपन विजेता घोषित करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय चुनाव में सबसे ज्यादा वोट तो होने ही चाहिए, साथ में न्यूनतम कोटा, अर्थात इतने वोट तो कम से कम मिलने ही चाहिए। न्यूनतम कोटा का प्रावधान है और न्यूनतम कोटा से मतलब है 50% + 1, आधे से एक ज्यादा। जो कुल वैध मत हैं, जो टोटल वोट्स हैं, उन वैध मतों की जो संख्या है उसका 50% + 1, ये न्यूनतम कोटा उस व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो होना ही होना चाहिए, साथ में इतने वोट जरूर होने चाहिए दोस्तों। उस कंडीशन में उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे अपने समर्थन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगला, 15,000 रुपए की जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में जमा करवानी आवश्यक है। अगर किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 1/6 से कम वोट प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में आरबीआई में जमा करवाई गई ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है दोस्तों। क्लियर? अब एक एमएलए का मत मूल्य, विधानसभा सदस्य का, क्योंकि मत मूल्य को लेकर कंफ्यूजन है आप लोगों के, और एक एमपी का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान का जो एक विधायक है उसका मत मूल्य अलग होता है, उत्तर प्रदेश का जो विधायक है उसका मत मूल्य अलग होता है, किसी तीसरे राज्य का जो मत मूल्य है वो अलग होता है। ये डिफरेंस क्यों है? तो दोस्तों ये जनसंख्या के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं का गठन किया गया, विधानसभा की सदस्य संख्या का गठन किया गया है और उसी आधार पर ये वैध मतों की संख्या निकाली जाती है दोस्तों। जैसे एक एमएलए के मत मूल्य निकाले जाए, अगर राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूं तो संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भाग 1/1000। क्लियर? इस सूत्र के आधार पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक एमएलए का मत मूल्य दोस्तों निकाला जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे सर राजस्थान का जो एक विधायक का मत मूल्य वो लगभग 129-128 पॉइंट समथिंग आता है। 129। ये जो कुल जनसंख्या है ये कौन से वर्ष की जनगणना के आधार पर? आप लोग कहेंगे सर 2011 के आधार पर। नहीं दोस्तों, 1971 की जो जनसंख्या है उसे आधार वर्ष माना गया है। अब आप लोग कहेंगे सर 1971 की जो जनसंख्या इसको आधार वर्ष क्यों? दोस्तों ये वो वर्ष है, उस समय उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत दोनों की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो लगभग समान हुआ करती थी।
इसके बाद में उत्तरी भारत की जनसंख्या बिल्कुल तेज गति से ऊपर बढ़ी, लेकिन दक्षिण भारत की जो जनसंख्या है वो कांस्टेंट रही, वो लगभग अभी भी वही वृद्धि दर है। तो कहीं ना कहीं अगर अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 1971 के बजाय 91 का, 81 का, या 2001 का, 2011 का, या फिर अब निकट भविष्य में 2021 की जो जनगणना होने जा रही है उसके आधार पर अगर कर दिया जाता है तो हो सकता है दक्षिणी भारत के लोग इस बात का ऑब्जेक्शन करें, इस बात का विरोध करें। और विरोध लाजमी भी है दोस्तों। उनका विरोध लाजमी इसलिए है, पहली बात तो उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल किया, दूसरी बात उनका ही प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 1971 ही निर्धारित किया गया है दोस्तों। एक सांसद के मत मूल्य की अगर अपन बात करें तो सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत मूल्य का योग डिवाइड बाई निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या। अब निर्वाचित सांसदों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो 543 तो लोकसभा की और 233 राज्यसभा के। कितने हो गए दोस्तों? 776, 776। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा दोस्तों कि अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनका मतमूल्य अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के जो सांसद हैं, अलग अलग राज्यों से निर्वाचित जो सांसद हैं, उनका मतमूल्य समान होता है। क्लियर? ये दोस्तों इस प्रकार से मतमूल्य निकाला जाता है। चलिए अगला, अगला आर्टिकल पढ़ते हैं अपन, और अगला आर्टिकल है 56, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल कितना रहेगा राष्ट्रपति का? सामान्यतः 5 वर्ष। राष्ट्रीय कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, और वो क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन एवं अतिक्रमण, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उल्लंघन एवं अतिक्रमण के आधार पर 5 वर्ष पहले भी पद से हटाया जा सकता है से संबंधित अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से 5 वर्ष पहले भी हटाया जा सकता है, इस बात का प्रावधान है, इस बात का उल्लेख है, या से संबंधित अनुच्छेद है। पहला ही ऑप्शन 61 और 99% जो लोग हैं वो यही 61 करके आए दोस्तों, जबकि इसका सही जवाब होगा 56, अनुच्छेद 56। क्लियर? चलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित जो और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अगले जो आर्टिकल्स हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।